हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आप सभी का फिर से स्वागत है। आज इस वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 9 इनकम टैक्स कंप्यूटेशन के सारे टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। तो बिना वेट किए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है कंप्यूट द टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर गुप्ता एज 61 अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम हैविंग टोटल इनकम ऑफ 1,02,00,000 for assessment year 25-26. Assume that his total income comprises of salary income, income from house property and interest on fixed deposit। यानी हमको इसका जो है टैक्स कैलकुलेशन करना है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रेजिम में। ये जो है सीनियर सिटीजन है और इनकी इनकम 1,02,00,000 रुपए है। तो सबसे पहले एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी इनकम 1 करोड़ के आसपास दी हो या 50 लाख के आसपास दी हो तो आपको ध्यान रखना है कि सरचार्ज का कॉन्सेप्ट इसमें लग सकता है। सबसे पहले अपन जो है स्लैब देखते हैं। स्लैब क्या है? देखो दोस्तों, स्लैब जो है वो सीनियर सिटीजन के केस में 0 से 3 लाख तक नील रहेगा, 3 लाख से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, 10 लाख से 12 लाख तक 15%, 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख के ऊपर 30%। वही अगर मैं बात करूं सरचार्ज की, तो सरचार्ज रेट क्या क्या है? 50 लाख के नीचे है अगर आपकी टोटल इनकम तो कोई भी सरचार्ज नहीं लगेगा। पर अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ है तो 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो 25% और 5 करोड़ के ऊपर है तो भी 25%। ये है आपका सरचार्ज का रेट। तो दोस्तों अब हम निकालेंगे इनका टैक्स लायबिलिटी। सबसे पहले हम लगाएंगे यहाँ पर स्लैब रेट। तो देखो दोस्तों, हम निकालेंगे 1,02,00,000 पर स्लैब रेट से कितना टैक्स आने वाला है। तो सबसे पहले देखो 0 से 3 लाख तक तो नील है तो टैक्स भी हमारा नील आ जाएगा। फिर 3 लाख से 7 लाख यानी 7 लाख माइनस 3 लाख तो बचा 4 लाख का 5%, तो आ गया मेरा 20,000 रुपये। फिर 7 लाख से 10 लाख तक 10% है तो 10 लाख माइनस 7 लाख का मतलब 3 लाख आया, 3 लाख का 10% 30,000। फिर 10 लाख से 12 लाख यानी 2 लाख का 15% 30,000। फिर 12 लाख से 15 लाख यानी 3 लाख का 20% 60,000 और 15 लाख से 1,02,00,000 तक 30% लगेगा। तो मैं 1,02,00,000 माइनस 15 लाख करता हूँ तो आता है 87 लाख और 87 लाख का मैं निकालता हूँ 30% तो आता है 26,10,000 रुपीज़। ठीक है, अब मैं टोटल टैक्स निकालता हूँ तो आएगा मेरा 27,50,000 रुपीज़। तो यहाँ पर आ गया मेरा 27,50,000 रुपीज़, जिसमें सरचार्ज रेट क्योंकि 1 करोड़ के ऊपर है तो 1 करोड़ के ऊपर 15% है, 50 लाख से 1 करोड़ तक जो है वो है आपका 10%। तो यहाँ पर इसके ऊपर 15% का सरचार्ज लगेगा यानी कि 4,12,500 रुपये का सरचार्ज लगेगा और टोटल आ जाएगा 31,62,500 रुपीज़। इसका टैक्स आ रहा है 1,02,00,000 पे। पर जब भी 1 करोड़ के आसपास हो या तो 50 लाख के आसपास हो या तो 2 करोड़ के आसपास हो, जो भी सरचार्ज वाला दिया है वहाँ पर कहीं आसपास आपका टैक्स आ रहा है तो आपको मार्जिनल रिलीफ कैलकुलेट करना पड़ता है। अब मार्जिनल रिलीफ यानी क्या? अब देखो 1,02,00,000 है, अब मैं क्या करूँगा 1 करोड़ तक कितना टैक्स आएगा वो निकालूंगा, है ना। देखो 1 करोड़ तक कितना टैक्स आएगा, फिर से यहाँ पर नील आ गया। फिर ये तो स्लैब तो सेम ही है तो यहाँ पर सेम ही आएगा 20, 30, 30 और 60। ठीक है, तो ये 20,000, 30,000, 30,000 और 60,000। लास्ट में अब मैं 1 करोड़ में से माइनस कर दूंगा 15 लाख तो मेरा 85 लाख का 30% निकालूंगा तो मेरा आ जाएगा 25,50,000। ठीक है, यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया हो। अब इसका मैं टोटल मारूंगा तो 25,50,000 प्लस 60,000 प्लस 30 प्लस 30
प्लस 20, तो ये आ गया 26,90,000 रुपये। ठीक है, अब इसमें सरचार्ज मेरा 10% लगेगा, क्योंकि ये 50 लाख से 1 करोड़ का है, तो इसका 10% आ गया 2,69,000। अब मैं दोनों को प्लस कर देता हूँ, तो आ जाएगा 29,59,000। दोस्तों अब आप ध्यान से देखो, अगर मेरा 1 करोड़ 2 लाख था, कितना, 1 करोड़ 2 लाख का इनकम था, तो मेरा टैक्स कितना आ रहा था, 31,62,500 रुपीज़। अब जब मेरा इनकम 1 करोड़ है तो मेरा टैक्स कितना आ रहा है, 22,59,000 रुपीज़। अब मेरे को क्या करना है कि 1 करोड़ में 2 लाख की जो इनकम थी, वो 2 लाख की इनकम मैं इसके टैक्स में प्लस कर देता हूँ। तो देखो थर्ड पॉइंट में इनकम अबाउ 1 करोड़ 2 लाख, 2 लाख को मैं ये टैक्स लायबिलिटी में प्लस कर देता हूँ, तो मेरा आ जाएगा 31,59,000 रुपीज़। ठीक है, अब एक बात बताओ, कोई भी आदमी तो गवर्नमेंट को यही बोलेगा ना कि एक बात बताओ गवर्नमेंट जी, मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो आप मेरे से ले रहे हो 29,59,59,000। अगर मैं 1 करोड़ कमा रहा हूँ तो आप मेरे से ले रहे हो 29,59,59,000। अगर मैं 1 करोड़ 2 लाख कमा रहा हूँ, यानी मैं 2 लाख ज़्यादा कमा रहा हूँ, तो आप मेरे से टैक्स कितना ज़्यादा ले रहे हो, देखो आप मेरे से 31,62,500 ले रहे हो। अगर मैं खाली 2 लाख ज़्यादा कमा रहा हूँ तो मेरे को टैक्स तो 2 लाख से भी ज़्यादा देना पड़ रहा है। कैसे, देखो ये है इनकम अबव 1 करोड़ 2 लाख को मैंने प्लस कर दिया, तो मेरा आ गया इनकम टैक्स ऑन 1 करोड़ प्लस एक्स्ट्रा इनकम। 1 करोड़ का इनकम टैक्स था मेरा 29,59,000। ठीक है, उसमें मैंने अपनी एक्स्ट्रा इनकम को प्लस कर दिया, तो मेरा आ रहा है 31,59,000। और आप मेरे को 1 करोड़ 2 लाख पे टैक्स लगा रहे हो 31,62,500, जो कि गलत है। तो आपको टैक्स कितना देना है, जो भी 1 और 4 विच एवर इज लोअर यानी 31,59,000 पे आपको टैक्स भरना है। अब इसका मैं 4% निकालूंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो आ जाएगा मेरा 1,26,360 रुपये, और ये दोनों को मैं प्लस कर देता हूँ तो आएगा 32,85,360 रुपीज़। ठीक है, 32,85,360 रुपीज़। अब मार्जिनल रिलीफ निकालता हूँ। मार्जिनल रिलीफ यानी कितना मेरे को टैक्स कम देना पड़ा, देखो कितना देना पड़ा। अगर मैं इनकम के साथ करता तो 3159 आता, 1 करोड़ के ऊपर टैक्स प्लस मेरा एक्स्ट्रा इनकम 2 लाख रुपए, तो टोटल कितना आ गया 31,59,000। अब यहाँ पर अगर मैं 1 करोड़ 2 लाख का टैक्स निकाल रहा हूँ तो मेरा 31,62,500 आ रहा है। जाहिर सी बात है ज़्यादा आ रहा है, तो 31,62,500 में से मैं माइनस कर दूंगा 31,59,000, यानी मार्जिनल रिलीफ 1 - 4, 3,500 रुपये का मेरे को मार्जिनल रिलीफ मिल गया। क्वेश्चन बहुत ही इजी था, बस आपको ये जो मैंने स्टेप्स लिखे हैं ये स्टेप फॉलो करना है। सबसे पहले आपको पूरे का टैक्स निकालना है, फिर आपको 1 करोड़ का टैक्स निकालना है, फिर आपको 1 करोड़ के टैक्स में एक्स्ट्रा इनकम को प्लस कर देना है, और फिर विच एवर इज लोअर निकाल देना है, फिर विच एवर इज लोअर पे हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ के उतना टैक्स आपको पे करना है। मार्जिनल रिलीफ निकालने के लिए आप दोनों टैक्स को माइनस कर दो। पूरा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट के साथ, तो आपको इस चीज़ को फॉलो करना है। और एक बात मैं आपको बता दूँ, खाली वीडियो देखने से एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं बनने वाला। एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना हो तो आपको इसको प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृपया करके क्वेश्चन नंबर 1 को प्रैक्टिस करें। अब हम आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 ध्यान से पढ़ेंगे। मिस चार्ली, एन अमेरिकन नेशनल, गॉट मैरिड टू मिस्टर राधे ऑफ इंडिया इन USA ऑन 2/3/2024। शादी कब हुई? 2 मार्च 2024 को शादी हुई। एंड केम टू इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन 16/3/2024। 16/3/2024 को पहली बार इंडिया में आई। सी लेफ्ट फॉर USA ऑन 19/9/24 और
16/3/24 से 19/9/24 तक इंडिया में रही, फिर चले गई, फिर वापस इंडिया में आई 27/3/25 को, ठीक है। वाइल इन इंडिया सी हैज़ परचेज अ शोरूम इन मुंबई ऑन 30/4/24 विच वॉज लीज्ड आउट टू ए कंपनी ऑन ए रेंट ऑफ 25,000 पर मंथ फ्रॉम 1/5/24। इसने एक शोरूम खरीदा 30/4/24 को और उसको रेंट पे दे दिया 1/5/24 से 25,000 पर मंथ। अब उस सी हैड टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक फॉर परचेज ऑफ दिस शोरूम ऑन विच बैंक हैज चार्ज इंटरेस्ट ऑफ 97,500 अप टू 31 मार्च 25। अब जो इसने शोरूम खरीदा था वो लोन लेके खरीदा था, तो अभी लोन का इंटरेस्ट आ रहा है 97,500 रुपीज़, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? आ गया। फिर सी हैड रिसीव द फॉलोइंग कैश गिफ्ट फ्रॉम हर रिलेटिव एंड फ्रेंड। इसको कैश गिफ्ट मिला है। क्या मिला है? कैश गिफ्ट मिला है। किससे किससे मिला है देखते हैं। 1/4/24 से 31/3/25 पेरेंट ऑफ हस्बैंड, यानी अपने पति के मम्मी और पापा से गिफ्ट मिला है 51,000 का कैश में। अब पेरेंट्स, हस्बैंड के पेरेंट्स जो है वो रिलेटिव के डेफिनेशन में आते हैं, इसीलिए यहाँ पर कोई भी चार्जेबिलिटी नहीं आएगी, ठीक है। फिर फ्रॉम मैरिड सिस्टर ऑफ हस्बैंड, अब हस्बैंड की मैरिड सिस्टर है तो वो भी रिलेटिव के डेफिनेशन में आती है, तो 11,000 पे भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, ये अमाउंट चार्जेबल नहीं है। फिर फ्रॉम 2 वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ हर हस्बैंड, हस्बैंड के फ्रेंड आएगा और अमाउंट कितना है 1,51,000 और 21,000, यानी ये दोनों का टोटल मैं करूँगा तो आ जाएगा मेरा 1,72,000 और ये टोटल जो है ये मेरा 50,000 के लिमिट से ज़्यादा है, इसीलिए इस पूरे अमाउंट पे चार्जेबिलिटी आएगी और पूरे अमाउंट पे टैक्स भी आएगा, ठीक है। अब निकालना क्या क्या है देखते हैं। डिटरमाइन हर रेसिडेंशियल स्टेटस एंड कंप्यूट द टोटल इनकम चार्जेबल टू टैक्स अलॉन्ग विद द अमाउंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन सच इनकम फॉर असेसमेंट ईयर 25-26 इफ सी ऑप्ट डिफॉल्ट टैक्स रेज में से ऑप्ट आउट कर रही है। अब बहुत ही ईजी है, देखो अभी तक तो हमको ये क्वेश्चन समझ आया कि भाई साहब ये क्वेश्चन में हमको पहले तो इसका रेसिडेंशियल स्टेटस निकालना है, फिर रेसिडेंशियल स्टेटस निकालने के बाद हमको ये निकालना है कि जो इनकम यहाँ पर दी गई है वो इसके हैंड में चार्जेबल होगी या नहीं, और चार्जेबल होगी तो टोटल इनकम कितनी होगी और टोटल इनकम जो आएगी उस पर टैक्स कितना आएगा, ये बस हमको कैलकुलेट करके बता देना है और हमारा काम खत्म। बस सबसे पहले ये कैलकुलेट करने के लिए हमको रेसिडेंशियल स्टेटस पता होना चाहिए कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है। तो आइए, अगर आपको याद हो तो मैंने आपको रेसिडेंशियल स्टेटस वाले चैप्टर में सिखाया था कि रेसिडेंशियल स्टेटस कैलकुलेट कैसे करते हैं, जो कि सेक्शन 6(1) में दिया गया है। अब रेसिडेंशियल स्टेटस को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास दो चीज़ें रहती हैं। पहला, हम ये देखते हैं कि क्या वो बंदा इंडिया में स्टे कर रहा है 182 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। दूसरा, और यानी ये कंडीशन फुलफिल हो गई तो वो रेसिडेंट बन जाएगा। अगर कोई भी बंदा इंडिया में 182 डेज और मोर रहा है तो वो रेसिडेंट बन जाएगा, ठीक है। फिर अगर वो पिछले इस साल में 60 दिन रहा है और पिछले 4 प्रीवियस ईयर में 365 दिन रहा है, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहा है और इस साल 60 डेज रहा है, तो भी वो रेसिडेंट माना जाएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं हम कि ये करेंट ईयर यानी फाइनेंशियल ईयर 24-25 में कितने दिन इंडिया में रही है, ठीक है। अब 1 अप्रैल 24 को क्या वो इंडिया में थी, क्योंकि वो फर्स्ट बार 16 मार्च 24 को इंडिया में आई थी। 16 मार्च 24 को आई थी और गई कब थी वापस 19/9/24 को, यानी कि ये 1 अप्रैल 24 से 19/9/24 तक इंडिया में थी कि नहीं? बिल्कुल थी। तो 1/4/24 से 19/9/24 तक, यानी 30 दिन अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर के कितने दिन? 19 दिन। तो मेरा आ गया 172 डेज ये इंडिया में रही थी करेंट ईयर में। 172 डेज करेंट ईयर में रही थी। अब अगर ये 172 डेज करेंट ईयर में रही थी तो ये पहला वाला ऑप्शन तो गया,
182 डेज वाला ऑप्शन तो गया, यहाँ पर इसका कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। दूसरा चेक कर लेते हैं। दूसरा क्या, स्टे इन इंडिया फॉर 60 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर। हाँ भाई साहब, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, पर इसके साथ एक और कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में 365 डेज रहना चाहिए। पर एक बात बताओ, ये तो पिछले 4 प्रीसीडिंग ईयर में इंडिया आई नहीं थी, ये तो पहली बार इंडिया आई है आपका 16/3/24 को। तो 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर्स में ये इंडिया आई नहीं थी, तो इसका 365 डेज तो हो ही नहीं पाएगा, यानी कि ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है। अब अगर ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली ये जो है ये नॉन रेसिडेंट हो जाएगी, बहुत ईजिली। यहाँ पर देखो नॉन रेसिडेंट हो जाएगी ये। अब आपको ये पूरे कॉन्सेप्ट को लॉ में पहले लिखना है कि सेक्शन 6(1) ये बोलता है कि ये 2 कंडीशन है, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करना है। पर ये जो है ये इंडिया में करेंट ईयर 172 डेज रही, अच्छा 172 डेज रही है। और एक बात बताओ, आखिरी में भी तो रही है, ये देखो रिटर्न टू इंडिया ऑन 27/3/25, 27/3/25 को वापिस इंडिया, यानी 27, 28, 29, 30, 31, 5 दिन और रही है प्लस 5 डेज। 5 डेज कब रही है ये, आखिरी 27/3/25 से 31/3/25 तक आखिरी में रही है ये। तो ये 5 दिन को प्लस करके 177 डेज होंगे, ठीक है 177 डेज। फिर भी 182 डेज के कम है, तो आपको इसको जो है नॉन रेसिडेंट ही डिक्लेयर करना है, ठीक है। अब तो ये नॉन रेसिडेंट हो चुकी है, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसका टोटल इनकम। सबसे पहले 25,000 इसको रेंट आ रहा था 1/5/24 से, यानी 11 महीने के लिए इसने रेंट पे दिया था। देखो कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम ऑफ मिस चार्ली असेसमेंट ईयर 25-26, जो कि एक NR है, नॉन रेसिडेंट। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, शोरूम का रेंट 25,000 इंटू 11 करूँगा, क्योंकि ये 1/5 को इसने दिया था रेंट पे, तो मेरा आ गया 2,75,000। यहाँ पर तो कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। फिर GAV जो है वो 2,75,000 आ गया। म्यूनिसिपल टैक्स कोई इसने पे किया नहीं है, तो इसका NAV आ गया 2,75,000। अब 2,75,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, जो कि आएगा 82,500। और इसने शोरूम के लिए लोन लिया था जिसका इंटरेस्ट था 97,500, वो इंटरेस्ट भी यहाँ पर माइनस हो जाएगा। टोटल डिडक्शन इसको मिलेगा 1,80,000 रुपये का, माइनस कर देंगे 2,75,000 से, तो 95,000 आ गया इसका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। बहुत ही इजी, ठीक है। अब आते हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में, जहाँ मैंने आपको बताया था 2 गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होंगे, एक ही गिफ्ट टैक्सेबल होगा, और वो था 1,72,000 का टोटल हमने किया था ऊपर में। तो अब हमारी टोटल इनकम कितनी हो गई, 1,72,000 प्लस 95,000, तो 2,67,000 हो गई हमारी टोटल इनकम। अब टोटल इनकम पे टैक्स लगाना है, और टैक्स किसको लगाना है, नॉन रेसिडेंट को। तो नॉन रेसिडेंट को रिबेट तो मिलता नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम रिबेट देंगे नहीं। अब 0 से 2,50,000 तक तो कोई टैक्स नहीं है, 2,50,000 से 5 लाख तक 5%, तो हमको 2,50,000 से निकालना है 2,67,000, यानी 17,000 का 5%, 850 रुपये, जिस पे 4% का मैं लगाऊंगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो मेरी टोटल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी 884 रुपीज़। कितनी आएगी, 884। अगर मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 880 आ जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ठीक है, यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं करना था। अब एक और क्वेश्चन दिया है, पॉइंट नंबर B पढ़ते हैं। Would her residential status undergo any change, assuming that she is a person of Indian origin and her total income from Indian sources is 18 लाख and she is not liable to pay tax in USA? ये बोल रही है कि क्या इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज हो जाएगा अगर इसकी इनकम इंडिया से 15 लाख के ऊपर है और ये पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर जब आप ये 2 कंडीशन को चेक करते हो तो वहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। देखो, अगर कोई इंडियन सिटीज़न या फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन
इंगेज आउटसाइड इंडिया इन जॉब एंड प्रोफेशन और बिजनेस, विजिट कर रहा है इंडिया को, टोटल इनकम एक्सक्लूडिंग फॉरेन सोर्स 15 लाख तक है, अप टू 15 लाख तक है, तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर 15 लाख के ऊपर है, इफ़ मोर देन 15 लाख, तो सेकेंड कंडीशन जो है वो चेंज हो जाएगी। कंडीशन क्या हो जाएगी? 120 डेज और मोर इन प्रीवियस ईयर प्लस 365 डेज इन 4 प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर। अब एक बात बताओ, अगर ये 120 दिन वाला सेटिस्फाई भी कर ले तो क्या ये 365 डेज वाला सेटिस्फाई कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर भी इसका रेजिडेंशियल स्टेटस चेंज नहीं होगा और ये नॉन रेजिडेंट हो जाएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपको देखना है स्टडी मैट में कैसे लिखा हुआ है और उसके हिसाब से आपको पॉइंट आउट करके नोट्स में सारे आंसर लिखने हैं। मेरा काम है आपको समझाने का, मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया हो। अब हम चलेंगे थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन पढ़िए एक बार। डॉक्टर निरंजना, रेसिडेंट इंडिविजुअल, एज 60 ईयर्स, इज रनिंग अ क्लिनिक इन सूरत। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 25। हमको कैलकुलेट क्या करना है? फ्रॉम द अबाउ कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ डॉक्टर श्रीमती निरंजना फॉर द असेसमेंट ईयर अंडर द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम एंड ऑप्शनल टैक्स रेजिम। यानी कि दोनों टैक्स रेजिम में से हमको टैक्स कैलकुलेशन करना है। बहुत बढ़िया। अब एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ ध्यान से और हम फिर इसको देखेंगे कि क्या करना है। देखो, सबसे पहले इनकम में क्या क्या दिया हुआ है देखते हैं। कंसल्टेशन एंड मेडिकल चार्जेस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो वैलिड है। इनकम टैक्स रिफंड, प्रिंसिपल 5000, इंटरेस्ट 450। इसने अपने इनकम में 5450 रुपये जोड़ दिए हैं, प्रिंसिपल जो मिला उसके भी और इंटरेस्ट जो मिला उसके भी। पर ये 5450 जो है ये हमको पीजीबीपी के इनकम से माइनस करने होंगे, क्योंकि ये पीजीबीपी की इनकम नहीं है। ये जो इनकम है, प्रिंसिपल तो टैक्सेबल होता नहीं है। रही बात इंटरेस्ट की, तो ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ऐड हो जाएगा, यानी ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की है। ठीक है, ठीक है। फिर डिविडेंड फ्रॉम यूनिट ऑफ यूटीआई, ये भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की है, तो यहाँ से हमको इसको हटाना पड़ेगा। ठीक है। फिर विनिंग इनकम भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस की है और हमको इसको भी यहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, हटा देंगे पीजीबीपी से। रेंट, अच्छा रेंट तो यहाँ पर नहीं आता, अगर रेंट है तो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा, तो उसको भी हम यहाँ से हटा देंगे। तो इनकम में हमको चारों इनकम को हटा देना है और इनकम टैक्स का जो रिफंड है उसका इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में चार्जेबल होगा और जो आपका विनिंग इनकम है वो भी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगा। डिविडेंड मिला है वो भी अदर सोर्सेज में और हाउस रेंट मिला है वो हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। अब एक्सपेंडिचर के साइड आते हैं। मेडिसिन कंज्यूम, ठीक है, कुछ नहीं करना है। स्टाफ सैलरी कुछ नहीं करना है। क्लिनिकल कंज्यूमेबल कुछ नहीं करना है। रेंट पेड, अगर इसने ऑफिस का रेंट पे किया होगा तो कुछ भी नहीं करना है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 2,55,000। अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन 1,50,000। अब यहाँ पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अमाउंट पेड टू साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन ये ओल्ड स्कीम के हिसाब से तो ठीक है, ओल्ड स्कीम में तो ये डिडक्शन मिलेगा, पर न्यू स्कीम में ये डिडक्शन नहीं मिलेगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि ओल्ड स्कीम में इसका डिडक्शन मिलता है, न्यू स्कीम में डिडक्शन नहीं मिलता है। यानी ओल्ड स्कीम में हम पीजीबीपी हेड में इसको कुछ भी नहीं करेंगे, पर नए स्कीम में पीजीबीपी हेड में इसको डिसअलाउ करना पड़ेगा, यानी इसको वापस से ऐड बैक करना पड़ेगा। ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। रेंट पेड इंक्लूड 30,000 पेड बाय चेक टूवर्ड्स द रेंट फॉर हर रेसिडेंशियल हाउस इन सूरत। रेंट 30,000 जो है, जो इसके अंदर जुड़ा हुआ है, ये 90,000 के अंदर जो 30,000 जो है, वो 30,000 जो है वो इसका पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस का रेंट है। तो पर्सनल रेसिडेंशियल हाउस का जो रेंट है पीजीबीपी हेड में उसको नहीं अलाउ किया जाता है, तो इसको वापस से हम
ऐड बैक कर देंगे पीजीबीपी हेड में। फिर क्लिनिकल इक्विपमेंट जो है 1/4/24 ओपनिंग WDV 5 लाख, 7/12/24 को एक्वायर किए चेक से 2 लाख रुपए। अब क्लिनिकल इक्विपमेंट पे 15% डेप्रिसिएशन लगता है, जो 180 दिन से ज़्यादा यूज़ है उस पर 15%, और जो 180 दिन से कम यूज़ है उसमें 7.5%। तो 7/12 वाला 180 दिन से कम यूज़ होगा तो यहाँ पर 7.5%। तो मैं यहीं पर निकाल लेता हूँ, 5 लाख का 15% आ गया 75,000, और 2 लाख का 7.5% आ गया 15,000। टोटल 90,000 रुपये का इसको डेप्रिसिएशन मिलेगा। ठीक है। रेंट रिसीव्ड, जो रेंट मिला है 27,000 रुपये का, जो हमने यहाँ पर ये देखो ये रहा, ये 27,000 रुपये हमने हाउस प्रॉपर्टी में डाल दिए, वो रेंट के बदले हमने म्यूनसिपल टैक्स 2,000 का पे किया है और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में जोड़ दिया है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से हमको ये 2,000 को और हटाना पड़ेगा, 2,000 को वापस से हम ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, क्योंकि 2,000 का डिसअलाउ हो जाएगा और हाउस प्रॉपर्टी में माइनस कर देंगे। सैलरी मिली है 7,500 पर मंथ, जिसको इंक्लूड नहीं किया गया कंसल्टेशन मेडिकल चार्जेस में। बहुत बढ़िया, सैलरी तो सैलरी हेड में जाएगी। फिर निरंजना ने एक लोन लिया 5,50,000 का बैंक से, हायर एजुकेशन ऑफ डॉटर। अब एजुकेशन पे लोन तो ATE याद आ रहा है और उसका इंटरेस्ट है 55,000 रुपये, प्रीवियस ईयर 24-25, प्रिंसिपल था 1 लाख रुपये। ठीक है, ATE कोई दिक्कत नहीं। फिर 1 लाख ट्यूशन फीस में पे किया है, मेरे को ATC याद आ गया। अब ये जो है ये डोनेशन नहीं था, फुल टाइम एजुकेशन था डॉटर का, तो ATC में मिलेगा। 28,000 जो है वो चेक से पे किया था मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम, तो ये ATD में मिलेगा। और ये सीनियर सिटीजन है, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था ये 60 ईयर्स की है। देखो ये सब ध्यान देना है आपको कि ये कितने साल की, ये क्यों लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ATD में 25,000 ना करो, आप 50,000 करो, और 50,000 का जो लिमिट है तो यहाँ पर पूरा का पूरा 28,000 अलॉट किया जाएगा। अब हमको दोनों टैक्स रेज में से टैक्स कैलकुलेट करना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम बनाएंगे एज अ डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज में। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेज में आप क्वेश्चन ओपन कर लीजिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में सबसे पहले बेसिक सैलरी 7,500 पर मंथ इंटू 12, 90,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजिमे में 75,000 का मिलेगा, तो इनकम आ गया 15,000। बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट। अब यहीं पे अगर मैं बात करूं ओल्ड टैक्स रेजिमे की, तो ओल्ड टैक्स रेजिमे में सैलरी की इनकम तो सेम रहेगी, पर स्टैंडर्ड डिडक्शन खाली 50,000 रुपये का मिलेगा, तो इसका सैलरी का इनकम आ जाएगा 40,000। यहाँ तक आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है। फिर हाउस प्रॉपर्टी में 27,000 का रेंट मिला था। म्यूनसिपल टैक्सेस 2,000 पे किए थे हमने, तो हमारा NAV आ गया 25,000। 25,000 का 30% स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 7,500। तो मेरा हाउस प्रॉपर्टी का इनकम कितना आ जाएगा, 25,000 माइनस 7,500, 17,500। यहाँ तक मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। रही बात ओल्ड स्कीम की, तो ओल्ड स्कीम में भी ये पूरा टैक्स कैलकुलेशन सेम होगा। यहाँ पर कोई जो है टेंशन लेने की हमको ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सीधा सीधा उठाता हूँ यहाँ से, और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम सेम रहेगी। अब आते हैं प्रोफेशन में नेट प्रॉफिट एज पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कितना दिया था, ये देखते हैं, 4,40,400।
4,40,400 रुपीज़ दिया था। अब लाइन से आते हैं अगर सबसे पहले, तो आपको पता है इनकम टैक्स जो है 5450 वो हमको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ पर 5450 10,500 डिविडेंड वाला माइनस करना पड़ेगा, विनिंग वाला 35,000 माइनस करना पड़ेगा, और रेंट जो है 27,000 वो माइनस करना पड़ेगा। यानी ये चारों चीज़ें हमको पीजीबीपी से हटानी पड़ेगी। तो मैं चारों चीज़ों को लाइन से हटा देता हूँ। लेस करेंगे हम, क्या क्या लेस करेंगे? एक तो है रेंट, एक है डिविडेंड। रेंट कितना था? 27,000। डिविडेंड कितना था? 10,500 था। और क्या था इसके साथ? विनिंग इनकम थी हमारी। कितने की थी विनिंग इनकम? 35,000 की। और क्या था इसके अलावा? इनकम टैक्स का रिफंड, $5,450। हमने इनकम में से ये सब हटा दिया। अब इस प्रॉफिट लॉस में हमको डेप्रिसिएशन माइनस करना था, जो हमने कैलकुलेट करके रखा था 90,000 रुपीज़। तो मैं डेप्रिसिएशन को भी माइनस कर देता हूँ। अब ये डेप्रिसिएशन कहाँ से आया? ये आप लोग को वर्किंग नोट बनाना है, जो कि मैंने वर्किंग नोट पहले ही यहाँ पर बना दिया है। देखो ये रहा, हमारा निकाला था यहाँ पर हमने कैलकुलेशन, ये आया था 90,000 रुपये। तो 90,000 रुपये जो है वो हमने माइनस कर दिए। ठीक है, आपको इसका वर्किंग नोट बनाना है, उसको मत भूलिएगा। फिर अब हम आते हैं आगे क्वेश्चन में। देखो रेंट पे में 30,000 हमको वापस से ऐड बैक करना था क्योंकि डिसअलाउ हो गया। म्यूनसिपल टैक्सेस 2,000 का था, वो भी वापस से हमको ऐड बैक करना था। और नए स्कीम में ये जो 1,50,000 है ये पूरा का पूरा ऐड बैक हो जाएगा, क्योंकि नए स्कीम में सेक्शन 35 में जो साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन वाला है वहाँ पर कोई भी डिडक्शन नहीं मिलता। तो ये तीन चीज़ें 30,000, 2,000 और 1,50,000 तो ऐड बैक कर देंगे। 1,50,000 साइंटिफिक एक्सपेंडिचर, फिर 30,000 का रेंट, रेसिडेंशियल हाउस का था इसीलिए माइनस कर रहे हैं, शॉप का रहता तो माइनस नहीं करते। 2,000 का म्युनिसिपल टैक्स, क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी में माइनस होगा तो यहाँ पर ये डिसअलाउ हो जाएगा। ठीक है, 15,3,2। अब हाउस प्रॉपर्टी का मैं इनकम कैलकुलेट करता हूँ। 4,40,400 प्लस 1,50,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000 माइनस 27,000 माइनस 10,500 माइनस 35,000 माइनस 5450 माइनस 90,000। तो ये आ गया 454,450। अब यहाँ पर एक चीज़ छूट गई है, वो है अदर इनकम। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। सबसे पहले डिविडेंड। डिविडेंड कितना था दोस्तों? आइए देखते हैं डिविडेंड कितना था। 10,500। फिर क्या था? विनिंग। विनिंग था दोस्तों 35,000, पर उस पर TDS 15,000 का कटा था, तो हमको ग्रॉस अप करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? ग्रॉस अप करना पड़ता है। तो ग्रॉस अप करेंगे तो ये विनिंग इनकम आ जाएगी 50,000 की, और इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड आएगा। खाली प्रिंसिपल अमाउंट को चार्जेबल नहीं होता, खाली इंटरेस्ट चार्जेबल होता है। इंटरेस्ट कितना था? आइए देखते हैं इंटरेस्ट कितना था। 450 रुपये का इंटरेस्ट था। तो ये आ गया 10,500
50,450, तो 60,950। अब मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आएगा बताओ। देखो, ग्रॉस टोटल इनकम निकालने के लिए 15,000 का सैलरी इनकम था, प्लस 17,500 का हाउस प्रॉपर्टी का इनकम था, प्लस प्रोफेशन का इनकम 454,450 था, प्लस 60,950 अदर सोर्सेज का था। तो मेरा आ गया 5,47,900 ग्रॉस टोटल इनकम। और डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजमे में दोस्तों आपको जो है पता होना चाहिए कि डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजमे में हमको जो है ये सब नहीं मिलता है। तो सीधा सीधा हमारा टोटल इनकम आ जाएगा 5,47,900 रुपीज़। ये था हमारा डिफ़ॉल्ट टैक्स रेजमे। अब आएंगे ओल्ड टैक्स रेजमे में। ठीक है, कहाँ आएंगे? ओल्ड टैक्स रेजमे में। देखो, सबसे पहले नेट प्रॉफिट तो सेम रहेगा। साइंटिफिक एक्सपेंडिचर जो है यहाँ पर डिसअलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है, रेंट पेड को डिसअलाउ किया जाएगा, वापस ऐड बैक करेंगे। ये 2,000 भी सेम रहेगा। यहाँ पर ये सारी चीज़ें सेम रहेगी, यहाँ पर कोई भी चेंज नहीं आएगा। यानी कि रेंट, डिविडेंड, विनिंग इनकम, इनकम टैक्स रिफंड और डेप्रिसिएशन ये सब जो है माइनस में चले जाएंगे। तो 4,40,400 प्लस 32 माइनस 27, 10,500, 35, 5,450, 90,000। $30,450 आ गया मेरा पीजीबीपी का इनकम। और ये मेरा अदर सोर्सेज तो सेम ही रहेगा, यहाँ पर उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। तो मेरा ग्रॉस टोटल इनकम कितना आ गया? देखो, 60,950 प्लस 30,450 प्लस 17,500 प्लस 40,000। तो ये आ गया मेरा 4,22,900। अब पुराने स्कीम में डिडक्शन भी सारे के सारे मिलेंगे। तो एटीसी का आपको याद होगा तो 1 लाख रुपए का इसने फीस पे किया था। एटीडी में इसने 28,000 रुपये का दोस्तों प्रीमियम पे किया था, अगर आपको याद होगा तो। और एटीई में 55,000 रुपये का जो है इसने इंटरेस्ट भी पे किया था। तो ये तीनों डिडक्शन इसको मिल जाएंगे। तो इसका टोटल इनकम आ गया 239,900 पुराने स्कीम में। दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन को दोनों स्कीम से सॉल्व किया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया हो। बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको समझाया है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए। और ये देखिए एकदम अच्छे से जो है हमने यहाँ पर दोनों का बाइफर्केशन कर दिया है, बहुत ही ईजी है। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 की बात करने वाले हैं। तो ये वीडियो अगर अच्छा लगा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए अपने दोस्तों के साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।